नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। आज 11 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर एक बहस छिड़ी हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राष्ट्र के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत में गणतंत्र व्यवस्था है, प्रजातंत्र व्यवस्था, उसमें चुनाव प्रणाली को संपन्न कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। भारत में मुख्य चुनाव आयोग जो होते हैं, उनका जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए हमें एक चुनाव आयोग की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में चुनाव आयोग होना चाहिए, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयोग अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयोग अदर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? एक बड़ा ही वर्षों से इस पे एक संघर्ष जारी है। राजनीतिक गतिरोध का ये सब्जेक्ट बना हुआ है और हर समय जब जब सरकारें केंद्र में सत्ता में रही हैं, निश्चित रूप से ये विवाद का विषय बना रहा है। अभी भी केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसे बदल दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी उसमें 3 सदस्यीय सदस्य होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। देयर विल बी 3 मेंबर्स इन द कमेटी। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरे नंबर पे द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब सरकार जो बिल लेकर आई है राज्यसभा, उसका बहुत तीव्र गति से विपक्ष विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने जो एक फॉर्मूला दिया उसके अनुसार प्रधानमंत्री अब भी होंगे, विपक्ष के नेता अब भी होंगे, लेकिन अब देश के जो सर्वोच्च संस्था है न्याय की, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी जगह पर मोदी कैबिनेट के कोई कैबिनेट मंत्री होंगे। विपक्ष का आरोप है कि अगर ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा तो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर मोदी सरकार अपनी मनमानी करने में सफल रहेगी। क्यों? तो प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखेंगे, कैबिनेट मंत्री जो होगा वो प्रधानमंत्री की हामी हामी लाएगा, 2 वोट हो जाएंगे, और जो विपक्ष का नेता है वो विपरीत हो जाएगा। तो मोशन कितना होगा? 2-1 का। तो सारे बिल वो आसानी से पास करा लेंगे। कौन से वाले? जिस बिल पर ये बहस चल रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर्स कमीशन की कमिश्नर की नियुक्ति पर एक बहस है। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? राष्ट्रपति उस कमेटी की सिफारिशों को मानने को बाध्य होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता उस विषय पर अपनी सजेशंस उनको प्रोवाइड करेंगे और राष्ट्रपति फिर उनके आधार पर, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर उनकी नियुक्तियां करेंगे। और भारत में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव होंगे, वो बैलेट मतपत्र से होंगे या वोटिंग मशीन से होंगे। किस तरह से चुनाव आयोग सभी राज्यों में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करा पाएगा, ये पूरे देश के प्रजातंत्र का भविष्य आज इस राज्यसभा में प्रस्तुत होने जा रहे बिल पर है। कई बार स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि सर एक ऑर्डिनेंस में और बिल में क्या अंतर होगा? भारत की जो संसद है वो संघीय है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो गौर से संघीय, संघीय माने फेडरलिज्म। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। भारत को कहा गया है कि भारत कौन है? भारत एक फेडरल है, भारत एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, ये सब क्या राज्य है। इसी प्रकार यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, अंडमान, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी। तो इंडिया इज यूनियन, मैं बार बार रिपीट करूंगा, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सो इट इज फेडरल सिस्टम। तो भारत की जो संसद है वो फेडरल है, संघीय व्यवस्था है। हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला है हमारा, जिसको हम बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा एंड अवर राष्ट्रपति। भारत की संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हर 5 साल में इसमें चुनाव होते हैं, ये डिसोल्व हो जाता है। डिसोल्व का मतलब होता है भंग हो जाना। हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है।
दूसरा होता है राज्यसभा, इसको अपर सेशन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि कहीं भंग नहीं होता, क्योंकि इसके सदस्य नॉमिनेट होते हैं हर 6 साल के लिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 80 में ये व्यवस्था दी गई है, अनुच्छेद 80 के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है राष्ट्रपति। जो बिल हम लोकसभा में लाते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर वो पास होकर जाएगा राज्यसभा में, वहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए। दोनों जगह जब 2/3 मेजोरिटी आएगी, जैसे कि हमारा जो लोकसभा है उसकी जो नंबर ऑफ मेंबरशिप है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 545 वर्तमान, अधिकतम 552 है। तो 545 का आप 2/3 निकालोगे तो निकलेगा 363। जब 363 सांसद उस बिल के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो वहां पास होगा। इसी तरह राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी, 250, उसका आप 2/3 निकालोगे तो वो कितना होता है, 163। तो वहां भी इतने मेंबर जब उसको पास करेंगे तो पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर उसमें साइन करेंगे, और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो कानून बनेगा, उसे हम बोलेंगे बिल टू एक्ट। पहले बिल था फिर एक्ट था। अब यही बिल जब राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से सीधा लाया जाता है संसद में तो उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड ऑर्डिनेंस? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ध्यान रखना तुम सब लोग भी, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का हो, जब वो बिल लेकर आता है सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर, तो उसे कहते हैं बिल, लोकसभा में या राज्यसभा में। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बिल कहाँ लाया जाए, अगर उनके पास कॉन्फिडेंस हो राज्यसभा में तो राज्यसभा में ला सकते हैं और लोकसभा में तो लोकसभा में ला सकते हैं। मोदी सरकार के पास आज की स्थिति में लोकसभा में तो पर्याप्त बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उनके पास उतना नंबर नहीं, फिर भी उनके बिल पास होते हैं। यही एक गजब की सेटलमेंट है, मैनेजमेंट है, हिंदी में से जुगाड़ बोलते हुए, कि नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, उसके बाद दिल्ली का बिल पास हो जाता है। नंबर ऑफ मेंबर नहीं है, हो सकता है राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमीशन का बिल पास हो जाए। कैसे पास होता है, इसी को भारत में गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। तो ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट था। जब राष्ट्रपति महोदय किसी टॉपिक पर डायरेक्ट कोई कानून बनाना चाहती है, सरकार चाहती है, तो वो ऑर्डिनेंस लेकर आती है। उस ऑर्डिनेंस को याद रखिए कि 2 ऑर्डिनेंस के जो बीच का समय होता है वो अधिकतम 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के जो संसद चलाने के समय सत्र होते हैं संसद के, वो 3 होते हैं। एक होता है शीतकालीन सत्र, जैसे विंटर सेशन कहते हैं, एक होता है मानसून सत्र, जैसे हम मानसून सेशन कहते हैं, तीसरा होता है बजट सत्र, जिसमें डिस्कशन होती है, माने बजट सेशन, सरकार नीतियां बनाती है संसद में बैठकर। संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं होता, संसद का मतलब सिर्फ राज्यसभा नहीं होता, संसद का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति होता। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारत का राष्ट्रपति, तीनों मिलकर बनते हैं क्या, संसद। और इंडिया की संसद की संघीय संसद है, इस बात को ध्यान रखना। और ये संसदीय कार्य प्रणाली हमने अपनाई कहाँ से, क्योंकि हम तो गुलाम थे। हम आजाद हुए कब, 15 अगस्त 1947 को, अभी 15 अगस्त का दिन आने वाला है 4 दिन बाद। तो 15 अगस्त 1947 जब हम आजाद हुए तब हम गुलाम थे, हमारे पास संघीय व्यवस्था नहीं था, फेडरलिज्म हमारे पास नहीं था। हमने ये फेडरलिज्म कहाँ से अपनाया, ब्रिटेन से। और जो एकल नागरिकता है तुम्हारी, सिंगल सिटीजनशिप, जितने लोग यूट्यूब से देखेंगे वो भी और जितने वो सुन रहे हैं वो भी, एकल नागरिकता भी कहाँ से लेके आओ, ब्रिटेन से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम, फॉर जीके। अमेरिका में डबल नागरिकता चलती है, जैसे मान के चलिए मैं अमेरिका सेटल हो जाता हूँ और इंडिया की नागरिकता छोड़ देता हूँ, तो मुझे 2 तरह की मेंबरशिप मिलेगी। एक तो मेंबरशिप ऑफ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन सिटीजनशिप, प्लस जिस राज्य में रहूंगा, सपोज मैं टेक्सास में रहा या कैलिफोर्निया में रहा या न्यू जर्सी में रहा या न्यूयॉर्क में रहा या वॉशिंगटन में रहा, तो मुझे वॉशिंगटन की नागरिकता मिलेगी और अमेरिका की मिलेगी। लेकिन मैं अगर भारत में रहता हूँ और मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, तो मुझे मध्य प्रदेश का सिर्फ मूल निवासी का प्रमाण पत्र मिलेगा, नागरिकता केवल भारत की कहलाएगी। So these are the fundamental topics which we are discussing in the class. Thank you very much. Vande Mataram.